नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज आपके लेके चलता हूं मध्य प्रदेश 2009 में, साल 2009। आज की कहानी विकास की है। विकास की उम्र लगभग 24 साल की थी। अब एक हरा शरीर था, सुंदर थे, लंबे थे, गोरे चिट्ठे थे और अपने गांव से रोज पास के शहर में जाते थे नौकरी करने के लिए। उम्र बताया ना आपको, लगभग 24 साल का था। मृदुभाषी थे, हर एक किसी पर बात में विश्वास कर लेते थे। ट्रेन से आना जाना था और उनका जो घर था ना, रेलवे लाइन का करीबी था। विकास जी बताते हैं कि वो रात कभी मैं भूल नहीं सकता। जब मैं स्टेशन से उतरा था और तब वो घटना मेरे साथ हुई थी। उस रात मेरी जान जाती जाती बची थी। जिस ट्रेन में सवार था वो ट्रेन पहले से लेट चल रही थी। आगे कुछ न कुछ अब दिक्कत था, परेशानी था। अब जिस स्टेशन पर खड़ा होती तो 5-10 मिनट वो जरूर निकाल लेती थी। और जब मैं रात को अपने स्टेशन पर आता हूँ ना, तो ट्रेन वैसे ही लेट हो चुकी थी। रात का करीब 9 बज जाता है और वैसे ज़्यादा मैं 8 बजे तक अपने स्टेशन पर आ जाता था। मतलब 1 घंटा मैं अब लेट हो चुका था। जब स्टेशन पर उतरता हूँ और उस दिन मेरे ऑफिस में कुछ अपने बॉस से कहा सुनी भी हो गई थी। अब मैं सोच रहा था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो इस बॉस को चिक चिक रोज मैं सुनता रहता हूँ और इसे मुझे निजात मिले। आज कुछ बाताबाती ज़्यादा ही हो गई थी। अब मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। मैं वही सोच रहा था कि मैं क्या जॉब चेंज करूँ, क्या करूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आप में सोचता हुआ, और ट्रेन तो रुक चुकी थी और आगे सिग्नल रेड था। मतलब ये जो ट्रेन जिसे मैं उतरा था, अभी कुछ देर तक हमारे प्लेटफार्म पर स्टेशन पर ही खड़ा रहना था और उसी के पटरी पर मैं चलने लगा बेध्यानी में। मुझे लगा कि आगे सिग्नल जब हरा हो जाएगा अब वैसे ही मैं अब दूसरी साइड में आ जाऊंगा। अब मैं बेध्यानी में चल रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि कब सिग्नल हरा हो गया और कब ट्रेन सिटी मार के चलती। मैं तो अपने बॉस के उलझनों में उलझा हुआ था। आज जो मुझे अच्छी डांट सुनाई थी। अब मैं सोच रहा था कि कोई जॉब मिल जाए तो इस बॉस से मुझे छुटकारा मिले। मैं अपने धुन में सोचता हुआ और उसी ट्रेन के पटरी पर मैं चलता जा रहा था। बस कुछ ही देर के बाद मेरा रास्ता अलग हो जाना था। अब रोज की आदत थी, आदत इतनी आसानी से छूटती नहीं और वही आदत आज जानलेवा बनने वाली थी। अचानक ट्रेन मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। जब मुझे झटका तब लगा जब एक नौजवान लड़की आकर के मुझे खींच लेती है। क्या कर रहे हो? मरने जा रहे हो? मरने का शौक है? ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर गई। मैं बाल बाल बचा था। अगर 1 सेकंड का भी देर होता ना तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। मेरा पूरा शरीर कांप गया था। मेरे साथ जो हुआ मैं तो सपने में नहीं सोचा था। ये कैसे हो गया? सिर्फ बेध्यानी बॉस के उलझनों में उलझा हुआ था। मैं ऐसा उसमें खो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि सामने सिग्नल ग्रीन हो चुका है, ट्रेन पीछे से सीटी भी मारा है। मैं ध्यान ही नहीं दिया। जब ट्रेन गुजर जाती है ना, तब मैं कांप रहा होता। लड़की मुझे डांटती है, फटकारती है कि इतने नौजवान हो और तुम्हें अब क्या सूझा था? तुम क्या ट्रेन से एक्सीडेंट करने जा रहे थे? गलत बात है। मैं तो खौफ में था, बदन पूरा कांप रहा था। अब वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और रात काफ़ी हो चुकी थी हमारे एरिया में। उस टाइम में तो लोग अब खाना पीना खा करके सो जाते थे और वो लड़की मुझे डांटती जा रही थी। मैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं अपना होश सही किया कि अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। अब इससे मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा। अब मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। ये सब बेध्यानी में हुआ है। अब फिर मैं उस लड़की से माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। मैं बेध्यानी में था। मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ मामला बन गया था और उसी में मैं उलझा हुआ था और ये सब गलती हो गया। आगे से ऐसा कभी गलती नहीं करूँगा। रेलवे ट्रैक पर मैं कभी चलने की कोशिश नहीं करूँगा। तब लड़की अब थोड़ा सा शांत हुई और कहने लगी, तुम्हारी नौजवानों की तो यही समस्या है ना,
घर में रहोगे, घर में टेंशन लेते रहते हो, बाहर जाओगे, बाहर का टेंशन। अरे रास्ता चल रहे हो तो आसपास में देख के चलो ना। जैसे दादी अम्मा बन करके मुझे अब लेक्चर दे रही थी। अब मुझे सब कुछ सुनना भी था। आखिर उसने मेरी जान जो बचाई थी। और तब मैंने उसको ध्यान से देखना शुरू किया। माफ़ी मांगने के बाद में जवान थी, गोरी चिट्ठी थी, खूबसूरत थी और मेरी हम उम्र की थी। चेहरा बहुत ही सुंदर था। अब मैं कहने लगा कि देखिए, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आप मेरे जान बचाई हैं तो ये एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तब लड़की का गुस्सा अब जैसे ख़त्म हुआ था। तब पूछने कि तुम कहाँ रहते हो। मैं अपना घर का, अब गांव का पता बताया, मोहल्ले का पता बताया। तब कहने लगी ठीक है अब जाओ। मैं कहने लगा कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं। तो कहने लगी कि जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारे घर वाले इंतजार करने होंगे। लेकिन मैं रुका रहा। लड़की खूबसूरत थी, अब मेरे दिल को भाग गई थी। मैं सोचा कि चलो यही बहाना है, ऐसे थोड़ा सा बात किया जाए, क्या पता ये लड़की मेरे से पटी जाए, आगे कुछ रास्ता मुझे निकल आए। अब मैं वही बार बार कर रहा था कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, कुछ तो आप कहिए। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी क्या एहसान चुकाओगे। मैं कहने लगा कि जो आप कहोगी। तब वो हंसते हुए कहने लगी नहीं, ये एहसान कोई, अब तुम क्या कोई और भी नहीं चुका सकता है। क्या तुम दोबारा जिंदा हो सकती हो? नहीं ना। एक बार जान चली जाती है ना, लौट के नहीं आती है। तब मैं समझा कि जान कितनी कीमती होती है। लेकिन बातों बातों में मेरी उससे दोस्ती हो चुकी थी। तब मैं कहने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही थी। तब वो रेलवे लाइन के बगल में ही अब घर बने हुए थे। कहने लगी मैं सामने ही घर में रहती हूँ और कभी कभी घर में घुटन होती है तो हवा लेने के लिए बाहर निकल आते। अब आमने सामने तो घर है, कितना दूर है देख लो वो। तब मैंने समझा कि ये तो बड़ा नज़दीकी घर इसका है, रेलवे लाइन का, इसीलिए आई होगी। लेकिन उससे मेरी दोस्ती हो चुकी थी। अब फिर मैं कहने लगा कि आप मेरे से कल मिलेंगे। तब मुस्कुरा के कहने लगी क्या कोई शादी का इरादा रखते हो क्या। झट से बोली तो मैं शर्मा गया। ऐसी ही लगती थी, ज़्यादा बोलने वाली। ऐसी लड़कियां मुझे बहुत ही पसंद थी, जो मुंह पर खरी खरी जवाब दे। मैं भी सच्चा इंसान था, अब मुझे सच्चे लोग बिल्कुल पसंद थे। तब मैं कहने लगा नहीं, इतनी जल्दी शादी का इरादा नहीं है, पहले मैं प्यार करना चाहता हूँ। तब वो शर्मा गई। अरे अब ऐसा है, एक तो आपकी जान बचाई और ऊपर से आप मुझसे प्यार करोगे। चलो जाओ जाओ, कल की कल देखेंगे। अब मैं समझ गया कि लड़की अब पट चुकी है। चलो अच्छा हुआ, मैं डरा हुआ भी था और अंदर से खुश भी था। लेकिन ये घटना मैं अपने घर में नहीं बताया, नहीं तो मुझे बहुत ही डांट मिलती। वो हो सकता है कि मेरी पिटाई भी मेरे पिता कर देते, गुस्से वाले व्यक्ति थे। और फिर तो मेरा शहर आना जाना भी बंद हो जाता। और वो कहते कि जो मैं काम कर रहा हूँ और वो भी तो काम कर। और वो काम मैं हरगिज नहीं करना चाहता था। वो भी ठेकेदारी करते थे, अब मैं ठेकेदारी के काम में कभी पढ़ना नहीं चाहता था। घर बनवाने के काम करते थे, रंग पोताई का काम करते थे। अब मैं ये सब काम में कभी आना भी नहीं चाहता था। और मैं अब उस लड़की से मिलने के लिए व्याकुल हो चुका था। अगली रात जब मैं ट्रेन से उतरा तो आज ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पे थी। लेकिन आज मैं कभी भी पटरी पर नहीं गया। मैं बगल के रास्ते से चलता हुआ और जब उसके बताए हुए घर के पास पहुंचा तो मुझे निराशा हाथ लगी। घर का दरवाज़ा बंद था और वो रेलवे लाइन के पास भी नहीं थी। अब तो ट्रेन भी चली गई थी, अब तो कोई डर नहीं था। मैं सोचने लगा क्या इंतज़ार करूं, चलो इंतज़ार ही कर लेते थोड़ी देर। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो अपने घर चला जाऊंगा। 5-7 मिनट में इंतज़ार करने लगा और कब वो मेरे पीछे आके खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पीछे से मेरे सर पर हाथ रखती। अब मैं तो डर गया। अचानक स्पर्श पा करके पूरे बदन में जैसे बिजली कौंध गई हो, डर ऐसा लगा था। लेकिन जब पलट कर देखा तो जोर से हंसने लगी। डर गए बुद्धू, इतनी सी छिड़कानी में डर गए। मैं बोला कि हाँ तुम अचानक कब आ गई, मैं तो देख ही नहीं पाया। हाँ तब वो कहने लगी मैं भूत हूँ, भूत कभी भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है। हाँ मैं हंस पड़ा। ये लड़की जानता था कि मजाकिया है और खरी खरी सुनाने वाली है मुंह पर, पीछे वो कोई बात नहीं करती है।
हमारा जो प्यार था ना परवान चढ़ने लगा था। हम 1 घंटा 1.5 घंटा, अब एक रेलवे की खराब गुमटी थी जो ट्रैफिक के काम में आती थी, वो बंद पड़ा था, दरवाज़ा वगैरह तो उसमें था नहीं और एक तरह से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। वो हमारा आशिकी का अड्डा बन चुका था। हम सीढ़ियाँ चढ़कर उस पर आ जाते और वहाँ घंटे बैठे रहते थे, प्रेम प्रेम करते, प्यार करते। अब मैं उस लड़की के लिए कुछ खाने को भी लाता शहर से, लेकिन वो मना कर देती थी कोई ना कोई बहाना करके कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मैं भोजन कर चुकी हूँ, मैं बाजार की चीज़ें नहीं खाती हूँ। और तब मैं लाना ही छोड़ दिया था। हम दोनों हर रात 1 घंटा जरूर निकालते थे। और इसके बाद मैं घर जाता था तो पिता का डांट भी सुनना पड़ता था। हर रोज़ तुम्हारी ट्रेन लेट हो जाती है, जल्दी ट्रेन पकड़ा करो। और तब मैं पिताजी को समझाता था कि पिताजी अब ट्रेन हाथ में मेरा थोड़ा है, पीछे से आती है, पीछे से लेट हो जाती है। लेकिन पिताजी अब समझदार थे, समझ गए कि मामला ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं सीधा साधा इंसान था उनके नज़रों में, मैं कोई गलती करता नहीं था, तो ज़्यादा वो गौर नहीं किए। अब इस तरह बीतते बीतते करीब 3 महीना हो चुका था। 3 महीना बीतने के बाद मैं बहुत खुश था। अब मैं उससे अब शादी का इरादा रखता था। अब मैं उसे बोल पड़ा, उसका नाम था मीनू, बड़ा प्यारा सा नाम था। और तब मैं कहने लगा मीनू क्या हम शादी कर लेंगे, क्या कहती हो? और तब वो थोड़ा उदास हो गई और कहने लगी कि मेरे घर वाले शायद मानेंगे नहीं। अब मैं कहने लगा तुम कोशिश तो करो, एक बार बातचीत तो घर में चलाओ और मैं भी चलाऊंगा अगर तुम इजाज़त देती हो तो। और तब कहने लगी कि नहीं विकास सुनो, अभी हमें कुछ देर रुकना चाहिए, जब मैं तुम्हें संकेत दूंगी, इशारा दूंगी, तब हम कोशिश करेंगे, तुम अपने घर में करना और मैं अपने घर में करूंगी। लेकिन ऐसा जो चल रहा है ना ऐसे चलते देते हैं। और हम 6 महीने तक प्यार में रहे। हम दोनों बहुत खुश थे और घर वाले हम पर शक भी नहीं करते थे। मैं निश्चित टाइम पर अब ट्रेन से पहले आ जाता था, 1 घंटा टाइम बिता करके, और मैं फिर अपने घर में चला जाता था। कानों कान किसी को खबर नहीं होती थी, ना अपने दोस्तों के मंडलियों में। अब मैं संडे को छुट्टी होता था तो संडे को अपने दोस्तों के पास रहता था और वो मेरा खुशी का राज जानना चाहते थे कि आजकल तो बड़ा खुश रहता है, बात क्या है विकास? और तब मैं छुपा नहीं पाया, लेकिन उस लड़की के बारे में बताया नहीं। मैं बताया कि शहर में एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई है और उससे मेरा प्यार चल रहा है। तब मेरे सारे दोस्त खुश हो गए थे कि कभी उस लड़की से मिलाओ ना। और तब मैं कहने लगा वक्त आने दो और तब मैं उसको लेके आऊँगा और तब तुम सब देख लेना। समय बीतता जा रहा था, 6 महीना हो गया। और 6 महीना बीतने के बाद मुझे भी अब लगने लगा कि अब उससे लड़की से दोबारा शादी की बात करना चाहिए। अब मैं अब शादी का चर्चा फिर छेड़ दिया। फिर वो शादी की चर्चा सुनते ही अब उदास हो गई। अब मैं कहने लगा उदास क्यों हो जाती हो, बात क्या है? तुम अपने घर वालों से बात कर सकती हो, इसमें डरने वाली क्या बात है? तब कहने लगी कि विकास तुम मेरे घर वालों को जानते नहीं हो, बड़े ही निर्दयी लोग हैं, वो इस रिश्ता को कभी नहीं मानेंगे, अब मुझे बंद कर देंगे, फिर निकलने नहीं देंगे। वास्तव में वो पल मेरे लिए बहुत ही दुखी करने वाला था। अब मैं कहने लगा कि हम प्रेम करते हैं, हम कोई भाग तो नहीं रहे, हम लोगों की मर्जी से शादी करेंगे, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, अगर तुम कहो तो मैं जाके चर्चा चलाऊं। तब वो बिल्कुल कांप गई थी और कहने लगी नहीं विकास ऐसा हरगिज मत करना, मैं ही कोशिश करूंगी, अभी कुछ वक्त दे दो। साल बीत चुका था। हाँ, कभी कभी मैं बताना भूल गया कि कभी कभी वो लड़की मिलती नहीं थी। कभी कभी रात में मैं आधा घंटा पौन घंटा इंतजार करता रहता था, लेकिन वो आती नहीं थी। अगले दिन जब मिलती थी तो मैं उससे बोलता था कहाँ रखी थी। तब उसके पास वही बहाना था, घर के लोग जाग रहे थे इसलिए मैं आ नहीं पाई। ऐसे कितनी रात हमारे साथ में हुई थी। 1 साल बीतने के बाद आज मैं मन में पूरा प्रोग्राम बना लिया था कि आज आर बार करते हैं। अब 1 साल तो हो चुका है। अब इस लड़की से पूछते हैं मीनू से कि अब तेरा इरादा क्या है, शादी करना है या नहीं करना है, और नहीं करना है तो भी बता दे, क्योंकि अब मैं भी अब जो घर वाले थे अब शादी का चर्चा चला रहे थे। अगर गलती से शादी फिक्स कर देते तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती थी।
मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ा था मैं इतना ही समझ पाया था। और उस रात में जब उस जगह पर जाके इंतज़ार करने लगा, काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं देखता रहा, इंतज़ार करता रहा कि मीनू अब आएगी, मीनू अब आएगी, लेकिन मीनू का नामो निशान नहीं था। अब मैं निराश होकर लौट गया। अगली रात भी आया और इंतज़ार करता रह गया, लेकिन मीनू आई नहीं। और वहाँ से उसका जो घर था बिल्कुल पास में था। अब मैं देखता था घर में लाइट जल रही है, रोशनी है, शायद घर वाले जाग रहे हैं और तभी वो आ नहीं पा रही है। इस तरह करते करते 10 रोज हो चुका था। मैं मीनू से मिल नहीं पा रहा था। मैं बड़ा बेचैन रहता था, काम में मन नहीं लगता था, ऑफिस में दोस्तों से लड़ाई भी हो जाती थी। ऐसा मेरे साथ में हो रहा था। मैं बड़ा गुस्से में रहता था, ना मीनू के वजह से, मिलने की वजह से। घर में मेरा यही हाल था। ना मैं ढंग से खाना खाता था, ना नाश्ता करता था। जल्दी जल्दी भागने के अब तैयारी में रहता था कि मैं कब शहर पहुंचूं और कब वापसी आऊं, शायद आज मीनू मिल जाएगी। लेकिन मीनू का कहीं आता पता नहीं था। इस तरह करते करते महीना दिन बीत गया, तब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। अब मैं उस घर में अब जाने का सोच लिया। सुबह सुबह जल्दी घर से निकला था। जब उस घर के दरवाजे पर जाता हूं ना, तो दरवाजा तो खुला हुआ था और वहां पर एक अंकल आंटी थे। नमस्ते करता हूं तो वो लोग नमस्ते के जवाब नमस्ते में देते हैं। कहते हैं बेटा कैसे आना हुआ, कोई काम है हम लोगों से? तब मैं कहा कि नहीं, आप लोगों से तो नहीं, अब मीनू से मुझे मिलना था, मैं मीनू का फ्रेंड हूं, तो जरा एक बार मीनू को बुला दीजिए। दोनों आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे। कहने लगे कि बेटा कौन सा मीनू, हम तो किसी मीनू को नहीं जानते हैं, कौन सी मीनू की बात कर रहे हो? अब मैं बड़ा आश्चर्य में था। लड़की ने तो यही घर बताया था, तो क्या मुझसे कोई गलती होगी? तब कहने लगा कि अंकल जी शायद मैं घर पहचान नहीं पाया, आपके आसपास में जो पड़ोस में घर हैं वहाँ मीनू नाम की कोई लड़की रहती है। तब वो सोचते हुए कहने लगे नहीं बेटा, मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ पर मीनू नाम की कोई लड़की रहती नहीं है, तुमसे ज़रूर गलतफहमी हुई है। बात क्या है बेटा, कोई प्यार वार का चक्कर है क्या? जो अंकल थे अब मजाकिया अंदाज में अब कहने लगे थे। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो गुस्सा का टाइम नहीं था। तब मैं कहने लगा कि हाँ अंकल, कुछ ऐसी ही बात है। क्या वो लड़की मिल नहीं रही है? अंकल मुस्कुराते हुए कहने लगे। मैंने बोला हाँ अंकल, 1 महीने से नहीं मिल पा रही है। अंकल कहने लगे आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं, अब उन पर ज़्यादा विश्वास करना ठीक भी नहीं बेटा, ढूंढो ढूंढो, अब मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में, कोशिश करो, जरूर न जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी। मुस्कुराते हुए अब वो मुझे विदा करने लगे कि इस मोहल्ले में बेटा मीनू नाम की लड़की नहीं है जो मैं जानता हूँ, कहीं तुम्हें और ट्राई करना चाहिए। मैं निराश हो गया था। मुझे तो लगा था कि यही घर है, लेकिन यहाँ तो मीनू नाम की लड़की कोई रहती नहीं थी। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ने लगा था। बात बात में मैं अपने माँ से झगड़ा करने लगा। पिता का बात सुनता नहीं था, पिता नाराज हो जाते थे। अब मेरा ऑफिस का भी हालात ऐसे ही था। ऑफिस में बॉस से लड़ाई हो चुका, अब मुझे नौकरी से निकाल भी दिया गया। अब मैं घर में था, बड़ा गुस्से में रहता था मीनू के नाम मिलने की वजह से। तब मेरे परिवार वालों को शक होने लगा कि कोई न कोई ऐसी बात है जो अंदर में इसका घोट रहा है। मेरी माँ अब मुझसे पूछने लगी कि बता तेरे अंदर क्या चल रहा है, बात क्या है, तू ऐसा तो कभी नहीं था, तो हुआ तेरे साथ में क्या? मैं माँ का सहारा मिला ना तो मैं रोने लगा। रोते रोते पूरा बात बताने लगा कि माँ मैं मीनू से प्यार करता था, वो मेरे लायक लड़की थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब मीनू के बताए हुए घर पर पहुंचता हूं तो मीनू वहां थी नहीं, वहां नहीं, उस मोहल्ले में मीनू नाम की कोई लड़की रहती नहीं थी। तो माँ ये क्या है? माँ सुन करके अब मुझे समझाने लगी कि बेटा मैं कहूँ ना, वो लड़की तेरे साथ में खेल खेल रही थी, अब तुझे इस्तेमाल कर लिया, अब उसका घर बार कहीं और था। भूल जाओ उस लड़की को, लड़कियां ऐसे ही होती हैं, अब उसको भूल जा, अब तेरी शादी वादी हम कराने वाले हैं, लड़की भी अच्छी है, फोटो ये पड़ी रहे तू देख ले। अब मेरा निगाह फोटो पर था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था मीनू में। मैं मीनू को ढूंढना चाहता था, मीनू के प्यार में पागल था,
लेकिन माँ समझाने लगी और तब भी मैं समझ नहीं रहा था। मुझे नौकरी मिल नहीं पा रही थी, मैं कोशिश भी कर रहा था। मेरे गुस्से का स्वभाव बहुत बढ़ चुका था। बात बात में मैं हर किसी से लड़ने पर उतारू हो जाता था। ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ था। आखिरकार 3 महीना बैठने के बाद मुझे अब पिता ने एक काम दिया कि देख बेटा, रिश्तेदार आने वाले हैं और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने घर का भी रंगाई पुताई मरम्मत हो जाए। अब तू चला जा, मेरा जो मिस्त्री है अब उस कॉलोनी में रहता है और उसको बुला के लिया। उसको बोल दे कि वो पुराने साइट पर ना जाए। 2-3 दिन हमारे घर में लगा ले और घर की साफ सफाई भी हो जाएगी, पेंट भी हो जाएगा और मरम्मत भी हो जाएगा। जा, निकल जा, साइकिल उठा और चला जा। अब पिता का बात तो मानना ही था और मेरी शादी का तैयारी सब चल रही थी। अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। मैं आज भी मीनू का ढूंढने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मीनू ऐसी थी कि जैसे हवा में गायब हो गई हो, कहीं भी मिल नहीं रही हो। मैं पिता की बात मान करके अब उस मिस्त्री के घर दरवाजे पर जाता हूँ। सुबह सुबह का वक्त, दरवाज़ा खटखटाता हूँ, अभी दरवाज़ा बंद था। तब कुछ देर के बाद में एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है। मुझे पहचानता नहीं है, कभी मेरे से मिला नहीं, ना मैं उससे मिला था। तब मैं अपने पिता का हवाला देता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ और आपको हमारे घर पर चलना है। अब वहाँ पर पुराने साइड पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे और मेरा ही मिस्त्री था वो। लेकिन मैं ना उसको जानता था, ना मैं अब एक तरह से दूसरे को परिचित थे हम, और ना कभी मैंने उसको घर पर आते जाते ही भी देखा था। पहली बार आमना सामना हो रहा था। तो जब वो मेरा परिचय सुना ना तो अब वो खुश हो गया। अरे आप ठेकेदार जी के बेटे हो, अरे अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। वो सेवा भाव अब करने पर उतारू हो गया था। बैठो बेटा, पानी पियो, चाय आंटी बना रही है, अब इसके बाद हम साथ ही चलेंगे। चलो अच्छा हुआ हम तो पुराने साइड पर निकल रहे थे और मैं अपने आदमियों को अब रोक लेता हूँ, अब तुम्हारे घर पर ही चलेंगे। अब मैं भी अब चलो, अब क्या करें, बुजुर्ग व्यक्ति थे तो कहना तो मानना ही था। अब मैं उनके साथ घर में दाखिल हो गया। बैठका था और बैठका पर एक कुर्सी पर बैठ गया। चाय पानी आई। अब मैं ना चाहते हुए भी चाय पानी पीना पड़ा। मेरी इच्छा तो सुबह सुबह थी नहीं। चाय पीते पीते मेरे निगाह दीवार पर पड़ती है। जब दीवार पर मेरी निगाह पड़ती है ना तो मेरा चाय का कप कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से कप छूट जाएगा। अब संजोग कहा जाए कि उस टाइम मैं अकेले था बैठका में। अंकल तैयार हो रहे थे, आंटी किचन वगैरह में थी, किसी ने देखा नहीं था। आज जब मैं तस्वीर देखता हूं ना तो मैं दंग रह जाता हूं। अरे यही तो मीनू थी जिसको मैं न जाने कहां कहां ढूंढ रहा हूं। अब मीनू इस घर में है, मेरे ही मिस्त्री के घर में। ये कैसे हो गया? लेकिन जब मीनू के अब फोटो पर हार चढ़ा देखता हूं ना तो दिल सन्न से हो जाता है। मैं तो कांप जाता हूं। मेरे हाथों से लगता है कि कब छूट जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को संभालता हूं। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मीनू इस दुनिया में नहीं है, ये दुनिया को छोड़ चुकी है। जैसे लग रहा है कि मीनू मेरे सामने में खड़ी है, वैसे ही मुस्कुरा रही हो। करीब तुम मेरे घर तक आ गए रिश्ता मांगने के लिए, तुम में जरा भी सब्र नहीं है, ऐसा ही बोला करती थी। हाँ, मैं तो थर थर कांप रहा था उसकी फोटो देख करके। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। ये तो ऐसे कैसे होता है? अभी तो काफी दिन नहीं हुए, इतना जल्दी कैसे हो गया? उसी वक्त अंकल तैयार होके आते हैं। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ। तब अंकल शायद अब मेरे को देख लेते हैं। क्या हुआ बेटा, चाय में चीनी कम है क्या? मैं जानता हूं कि आप लोग चीनी कम पीते हो। तब मैं अब धीरे धीरे कहने लगा, नहीं अंकल, चीनी तो ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब मैं फोटो की तरफ उंगली उठाता हूं। ये अंकल, ये फोटो किसकी है? तब कहते मेरी बिटिया की है, मीनू नाम है इसका। मैं कहने लगा, ये बिटिया है कहाँ? अंकल उदास हो जाते हैं। कहते हैं बेटा, अब देखो ना, इस पर हार चढ़ा हुआ, तुम पहचान नहीं पाए। अब ये नहीं है इस दुनिया में, इसको मरे हुए 3 साल हो गया है। अब तो मेरे पसीना छूटने लगा था, मैं घबरा गया था। लेकिन सामने जो शख्स था उसको मैं जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मैं उस लड़की से प्यार करता था। यही लड़की है जिसका नाम है मीनू।
अब मेरा मन कर रहा था कि मैं कब बाहर निकलूं और जोर जोर से रोना शुरू करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था इस जगह पर। मैं कहने लगा इनकी मौत कैसे हुई, कब हुई, कैसे हुई, कई सवाल थे। और तब वो कहने लगे, बेटा मैं क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। अब जब पूछ रहे हो तो बता ही देता हूं। लड़की मेरी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि बीमार है, लेकिन अंदर में इसको कोई असाध्य बीमारी पकड़ लिया था। वक्त पर हम अब चेक नहीं करा पाए। मुझे लगा कि सर्दी जुकाम खांसी है, और वो बढ़ते बढ़ते आखिरी स्टेज में तब जाकर के पता लगा कि वो टीबी थी, एक बहुत ही भयानक बीमारी। अब तो मैं जब सुना ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो क्या हुआ अंकल, टीबी का इलाज तो हो जाता है। तब कहने लगे आंसू बहाते हुए कि बेटा आखिरी स्टेज में था, हमने तो बड़ा कोशिश किया था, डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश किया था, लेकिन बचा नहीं पाए। अंकल आंखों से आंसू निकल रहा था। अब मेरी भी अब हालत ऐसी हो चुकी थी, मुझे लगा कि मैं भी अब अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं जैसे तैसे अपने को संभाला और अंकल को चुप कराने की कोशिश करने लगा कि अंकल चुप हो जाइए, ये तो ईश्वर की लीला है, अब किसका जीवन कितना दिन रहना है सब उन्हीं के हाथों में लिखा रहता है। और तब मैं कहने लगा कि अंकल आप थोड़ा बाद में आ जाइएगा, मैं चल रहा हूँ। और तब कहने लगे नहीं बेटा हम साथ ही चलते हैं। वो भी अपनी साइकिल निकाल चुके थे और मैं भी साइकिल लेके चल पड़ा था, लेकिन रास्ते भर मुझे रोने का मौका तक नहीं मिला। जब मैं अपने घर आया ना तब दरवाजा बंद करके जी भर कर रोया था। और कहने लगा कि तुम मर गई हो और तुमने जरा भी हिंट नहीं तक दिया कि तुम एक आत्मा हो। मैं उसको अब याद करता हूँ। शादी मेरी हो गई है, लेकिन वो मेरी पहली प्यार थी। अब मैं उसको आसानी से भूल नहीं पाता हूँ। जितना भूलने की कोशिश करता हूँ ना और उतना ही मुझे याद आती है, लेकिन उसके बाद से कभी मुझे मीनू दिखी नहीं, ना तो मेरे सपने तक में आई। शायद उसको इस संसार से मुक्ति मिल चुकी थी और तभी वो नजर नहीं आई है। तो दोस्तों ये थी विकास जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम कल मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।